हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस। राज मल्होत्रा आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो लद्दाख से रिलेटेड है। सो गाइज, जैसा कि आप जानते हैं कि लद्दाख में बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव फेरबदल यानी प्रशासनिक फेरबदल होने वाला है। अभी हाल ही में आपने देखा था कि केंद्र सरकार ने जो आपकी चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर है आपका, तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर में क्या किया था कि शुभेंदु अधिकारी ने वो लैंड ट्रांसफ़र कर दी थी कॉरिडोर वाली केंद्र सरकार को। उसी से रिलेटेड जो है थोड़ा सा ये भी है, इसमें भी जो है बड़ा फेरबदल होने वाला है। क्या है ये चीज़ें, इस लेक्चर में आज हम जानेंगे। तो हुआ क्या है कि यहाँ पे केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने न्यू गवर्नेंस मॉडल प्रपोज किया है लद्दाख के लिए। अब ये गवर्नेंस मॉडल क्या है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहले मैं बता दूं कि ये गवर्नेंस मॉडल आते ही हमारे मस्तिष्क में क्वेश्चन उठता है कि क्वेश्चन ये है, क्या अब लद्दाख यूनियन टेरिटरी रहेगा या उसको कंप्लीट स्टेटहुड मिल जाएगी। तो उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम वो गवर्नेंस जो मॉडल है सेंट्रल गवर्नमेंट ने यानी सेंट्रल होम मिनिस्ट्री की तरफ से, केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जो गया है उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें मैंने जो मेजर पॉइंट्स हैं वो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। वैसे तो बहुत बड़ी रिपोर्ट होती है जो है गवर्नमेंट की, लेकिन जो मेजर पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट है सेफगार्ड क्या दिए गए हैं। तो सेफगार्ड ये है कि आर्टिकल 371 का जब आप सब क्लोज AFG पढ़ते हैं, जिसमें नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम के बारे में पढ़ते हैं, तो उनके अपने रिचुअल्स, अपने जो कस्टम्स होते हैं, ठीक है, अपने इंडिजीनियस जो कल्चर होती है और साथ ही अपने जो लैंड राइट्स होते हैं, उनको अपने आप मैनेज करने का राइट्स होता है। ठीक है, तो ऐसे ही इनको भी अब क्या होगा कि अपने आप मैनेज करने का राइट्स होगा। क्योंकि लद्दाख में जो है जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस थी वहाँ की, वो बड़ा आरोप ये लगाती थी कि भाई हमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, हम आदिवासी लोग हैं, हमारे यहाँ जो है माइनिंग भी हो सकती है यानी खनन भी हो सकता है, बहुत सारे जो है उनके आरोप रहते थे। तो इसलिए उनको एक सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट थी। दूसरा, इसमें प्रोविज़न रखा गया है कि लेजिस्लेटिव बॉडी होनी चाहिए। तो बिल्कुल इन्होंने कहा है कि यूटी लेवल पर ही हम एक लेजिस्लेटिव बॉडी बना देते हैं, उसमें एक चीफ मिनिस्टर या उसके इक्विवेलेंट जो है कोई भी हम बना देंगे और उसमें आपके खुद के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। लेकिन ये कंप्लीट स्टेटहुड नहीं होगा, ये यूनियन टेरिटरी ही रहेगी, ऐसा इन्होंने बताया है। जहाँ तक सवाल ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल का है, तो ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल में भी इसमें डाला गया है कि जो प्रपोज्ड चीफ मिनिस्टर या उसके इक्विवेलेंट कोई भी पोजीशन यहाँ पे बनेगी, वो क्या कर सकता है कि वो सीधे एडमिनिस्ट्रेट करेगा ब्यूरोक्रेसी को। उसमें भले ही चीफ सेक्रेटरी क्यों ना हो, यानी चीफ सेक्रेटरी भी उसको रिपोर्ट करेगा, जो भी मेन रिप्रेजेंटेटिव्स इस मॉडल में होगा। ठीक है, अब बात यह है कि क्या स्टेटहुड में ट्रांजिशन होगा। तो स्टेटहुड में इसका ट्रांजिशन नहीं होगा। इसमें भी जो है क्लियर किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। उन्होंने कहा है कि ये जो सेटअप है ये फुल स्टेटहुड नहीं होगा, और जब तक हम इसको फुल स्टेट नहीं करेंगे, जब तक इसका अपना खुद का रिवेन्यू जो है वो जनरेट न कर पाए लद्दाख जो है, यानी लद्दाख धीरे धीरे जो है जब तक वो अपना खुद का रिवेन्यू जनरेट कर पाए, अपने आप में कैपेबल हो जाए, अपने एम्प्लॉयज़ को खुद सैलरी पे करने में कैपेबल हो जाए, यानी जब तक अपना रिवेन्यू अच्छे से जनरेट नहीं कर पाएगा तब तक इसको जो है कंप्लीट स्टेटहुड नहीं देंगे। उनमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका हमेशा ये लॉजिक रहता है, ये तर्क रहता है कि इसको चलाने के लिए यूनियन गवर्नमेंट की सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो फिलहाल ये जो है आप देख सकते हैं, ये इसमें चेंजेस किए हैं गवर्नेंस मॉडल में। अब हम बात करते हैं इसमें क्या है कि दो आपकी जो है बड़ी एजेंसी है। एक है आपकी बड़े सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, लेह एपेक्स बॉडी LAB जिसको बोलते हैं, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो इनकी अगर हम बात करें, जो आपका लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है, तो इसके दो अलग अलग लीडर हैं। लेह एपेक्स बॉडी एक्चुअली लेह और ऊपर का जो लद्दाख वाला रीजन है जहाँ पे बुद्धिस्ट कम्युनिटी ज़्यादा रहती है, उसको एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है। और कारगिल से लेके, कारगिल जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उससे लेके नीचे वाला जो इलाका है वो सारा जो है आपका वो मुस्लिम मेजोरिटी है। तो वहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी की अपनी ऑर्गेनाइजेशन है। तो एक के जो प्रेसिडेंट हैं, को कन्वीनर कहीं एक टाइप से, वो आपके जो है चौरांग दोरजी हैं, और एक के जो है सज्जाद हुसैन हैं। तो इन्होंने जो है कंबाइंड अभी मीटिंग की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसमें इन्होंने कहा था कि ठीक है, ये चीज़ें देती हैं, हमें खुशी है इस बात की, लेकिन हमारी जो स्टेटहुड की डिमांड है, कंप्लीट स्टेटहुड की डिमांड है, वो हमेशा जारी रहेगी। और हमारी जो 6 शेड्यूल के जो प्रोविजंस हैं, उन प्रोविजंस को लागू करने की जो बात है वो भी हमारी जारी रहेगी। यानी ये लोग इसमें खुश नहीं है। तीसरे एक जो है सोशल एक्टिविस्ट आते हैं, आपने नाम सुना होगा सोनम वांगचुक। उन्होंने भी कहा है कि जो
यहाँ से नहीं चुने गए हैं या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से या केंद्र की तरफ से कोई भी वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव आता है, वो हमारे डिसीजन कैसे लेगा। ये बहुत सारी बातें जो हैं इसमें अभी हुई हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे की हम बात बताएं। अब हम इसका थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं। हिस्ट्री है क्या, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम जो है क्रिएट कैसे हुई लद्दाख के साथ में। देखिए, बिफोर द अब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 यानी अनुच्छेद 370 के अब्रोगेशन से पहले क्या था कि ये पहले पूरा जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हुआ करता था। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का ये हिस्सा हुआ करता था और आप जानते ही हैं वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने वहाँ पे 370 यानी अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया। समाप्त करते ही जो स्पेशल स्टेटस था जम्मू कश्मीर का वो खत्म हो जाता है और यूनियन टेरिटरी, लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर को अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है वर्ष 2019 में। उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं? रिजल्ट ये होती है, सबसे पहले तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस दी गई थी आर्टिकल 370 के थ्रू ट्राइबल कम्युनिटीज़ को स्पेशली वहाँ पे जो रहती है, तो वो भी जो है वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। लैंड एंड जॉब्स वर जो है हमेशा ये लॉस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये उठता है जो लद्दाखीज हैं आपके उनका कि भाई अब जो लोकल ऑटोनॉमी है उसका क्या होगा। ठीक है, तो हमारी जो लोकल ऑटोनॉमी है यानी जो हमारी स्थानीय स्वायत्तता है वो तो हमेशा के लिए समाप्त हो गई है। तो ये क्वेश्चन जो है कंटिन्यू लगातार चलता आ रहा था, जिसमें मैंने 2 सोशल ऑर्गेनाइजेशन बताई है वो डिमांड करती थी। फर्स्ट डिमांड इनकी यही रहती थी कि हमें कंप्लीट स्टेटहुड चाहिए और सेकंड स्टेटमेंट उनकी सेकंड डिमांड जो उनकी ये रहती थी कि वाट इज 6th शेड्यूल जो है हमें यहाँ पे लागू करनी चाहिए। अब सबसे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताता चलूँ कि 6th शेड्यूल है क्या। देखिए, जो छठी जो अनुसूची है संविधान में वो क्या करती है, जो आपके ट्राइबल एरियाज होते हैं, ट्राइबल एरियाज में जो वहाँ के उनको स्पेशल ऑटोनॉमी दी जाती है। जैसे वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़ बनाई जाती हैं और जो डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स बनाए जाते हैं, स्वायत्त जिले बनाए जाते हैं, स्वायत्त जो है जिला समितियां बनाई जाती हैं जिसमें नियर अबाउट 30 मेंबर्स रखे जाते हैं। उनके पास वहाँ के जल, जंगल, ज़मीन, खेत खलियान सारी चीज़ों के ऊपर कानून बनाने का राइट्स होता है। यहाँ तक राइट्स होता है, अगर आप जानते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई लेजिस्लेशन आता है, कोई विधान आता है, वो ऑब्वियसली पूरे देश में लागू होता है, लेकिन वहाँ पर तब तक लागू नहीं होता जब तक उसकी अनुमति न मिल जाए। तो ये एक प्रोटेक्शन होती है। ठीक है, तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ की प्रोटेक्शन के लिए 6th शेड्यूल में ट्राइबल कम्युनिटीज़ के हम जो है नाम डाल देते हैं। अभी जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 4 ये हमारे छठी अनुसूची में वर्णित इस राज्य हैं। तो पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया कोई भी कानून इनके ऊपर तब तक लागू नहीं होता जब तक इनके राज्यपाल जो है वो अनुमति न दे दें। और राज्यपाल कब अनुमति देंगे? जब वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स राज्यपाल को ऐसा करने के लिए बोलेंगे। तो ये इसमें जो है कहानी है। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें उनके पास राइट आ जाते हैं, लैंड प्रोटेक्शन का राइट आ जाता है, लोकल लॉ मेकिंग उनको मिल जाती है, प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी आ जाता है और कंट्रोल ओवर द रिसोर्स। ठीक है, यानी जो वहाँ के संसाधन है, क्योंकि संसाधन ऐसे रीजन में ज़्यादा होते ही हैं, वो मिल जाता है। साथ ही प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेडिशंस की यहाँ पे ये चीज़ें मिल जाती हैं। तो उनकी डिमांड जो है लद्दाखीज की वो यही है कि हमें 6th शेड्यूल यहाँ पे यानी हमें हमारा जो एरिया है वो 6th शेड्यूल यानी छठी अनुसूची में डाला जाए। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, सो गाइज ये था आज का जो है आपका लेक्चर जो लद्दाख के ऊपर था। तो मुझे आप ये बताइएगा कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा है, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगती है। क्या लद्दाख को कंप्लीट स्टेटहुड देना चाहिए या एज ए यूनियन टेरिटरी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना तर्क दिया है उसके हिसाब से चलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन, मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ, वो ओपिनियन मुझे ज़रूर बताएं। और आज के लिए इतना ही। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।